आर्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर समुद्र में बह गया है। अब ये समुद्र में कितना खतरा पैदा कर सकता है? इसके समुद्र के जीवों को फायदे हैं या नुकसान है? समुद्र के आसपास रहने वाले जीवों को क्या फायदे और नुकसान है? टाइटैनिक भी ऐसे ही हिमखंड से टकराकर डूबा था। क्या समुद्री जहाजों को इससे खतरा है? आज हम यही आपको बताएंगे इस वीडियो में। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आर्कटिका से टूटकर समुद्र में तैरने लगा है। इसकी लंबाई 3800 वर्ग किलोमीटर है। दोनों दिशाओं में यह करीब 60 किलोमीटर तक फैला है, यानी ये न्यूयॉर्क राज्य के लॉन्ग आइलैंड इलाके जितना बड़ा है। जिस हिमखंड से टाइटैनिक टकराकर डूबा था, ये उससे भी हजारों गुना बड़ा है। ऐसे में समुद्र में चलने वाले जहाज और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग सोचने लगे हैं कि आखिर ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर इसके कोई खतरे नहीं भी हो सकते। अभी तक ये कहां तक पहुंचा है बहकर, किन किन इलाकों से होकर गुजरने वाला है, समुद्री जीवों और पर्यावरण के लिए कितना खतरा है या फिर अच्छा साबित हो सकता है। इतना बड़ा हिमखंड टूटना आखिर पर्यावरण बदलाव का कितना बड़ा संकेत हो सकता है? क्या होता है हिमखंड, कैसे टूटते हैं इतने विशालकाय हिमखंड, दुनिया भर में क्यों चर्चा का विषय बन रहा है दुनिया का ये सबसे बड़ा हिमखंड? तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस हिमखंड के टूटने के इतिहास के बारे में। एक विशाल आइसबर्ग यानी हिमखंड सफर पर निकल चुका है। इसे A23A के नाम से जाना जाता है। यह कोई मामूली हिमखंड नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। यह लगभग 35 साल पहले अंटार्कटिका के तट से टूटकर अलग हो गया था और तैरते तैरते दक्षिणी समुद्र में जाकर अटक गया। लेकिन 2020 में यह फिर से सफर पर निकला है। 1 खरब टन की जमी हुई बर्फ का यह आइसबर्ग समुद्र में आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ये आइसबर्ग या हिमखंड होता क्या है। दरअसल आइसबर्ग या हिमखंड बर्फ का एक विशाल टुकड़ा होता है जो पृथ्वी की दक्षिणी आइस शीट यानी बर्फीली चादर, अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव की आइस शीट यानी ग्रीनलैंड आइस शीट से टूटकर बिखर जाते हैं। इसके अलावा कनाडा और रूस के पास भी छोटे आइसबर्ग पाए जाते हैं। आपको समझ आया? अब आपको बताते हैं अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड क्या होते हैं। अंटार्कटिका ग्रीनलैंड से 10 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड लॉरेंटाइन आइस शीट या बर्फीले इलाके का हिस्सा था जो हिमयुग के दौरान अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ था, लेकिन अब वो पिघलकर सिकुड़ गया है। हालांकि अंटार्कटिका की स्थिति कुछ अलग है। अंटार्कटिका की आइस शीट भी हजारों साल पुरानी है, लेकिन यह पत्थर पर बिछी है, जिसकी वजह से यह ग्रीनलैंड शीट के मुकाबले आसानी से बरकरार रही है और बढ़ती गर्मी का इस पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में एक और अंतर है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका के हिमखंड या आइसबर्ग ज्यादा बड़े होते। दोनों ही जगहों पर आइस शेल्फ के एक्सटेंशन है। ग्रीनलैंड के आइस शेल्फ पिघलकर सिकुड़ते चले गए हैं। जब अंटार्कटिका के इस आइस शेल्फ के किनारे पतले हो जाते हैं तो वो टूटकर बिखर जाते हैं और पानी पर तैरने लगते हैं। मगर ये टूटे हुए आइस शेल्फ पिघलते और जमते रहते हैं और अंटार्कटिका की आइस शीट के इर्द गिर्द एक बाड़ की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से वो समुद्र के गर्म पानी से बचा रहता है। यह बर्फ की चादर 500 मीटर से भी ज्यादा मोटी होती है और 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है, जो इस महाद्वीप को समुद्र से कुछ दूर रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी आइस शेल्फ रॉस आइस शेल्फ कहलाती है। इसका सामने वाला हिस्सा जो समुद्र को छूता है वह 200 मीटर मोटा है, जबकि पिछला हिस्सा जो अंटार्कटिका से जुड़ता है वो 1 किलोमीटर गहरा है। एक समय आएगा जब यह पतला होते होते आइस शेल्फ या बर्फ की चट्टान से टूटकर अलग हो जाएगा और इस प्रकार आइसबर्ग का जन्म होगा। इसे कॉविंग भी कहते हैं। कुछ हिमखंड छोटे होते हैं, लेकिन कुछ किसी बड़े शहर से भी बड़े होते हैं। कई छोटे हिमखंड जहाजों के लिए खतरा बन जाते हैं क्योंकि वो आसानी से दिखाई नहीं देते। इन हिमखंडों पर हवा और समुद्र की धार या करंट का असर पड़ता है। आइस शीट से टूटने के बाद ये हिमखंड अस्थिर हो जाते हैं या समुद्र में पलट भी जाते हैं या डूब भी सकते हैं। इन हिमखंडों का ऊपरी हिस्सा सफेद होता है, जैसा कि हम तस्वीरों में देखते हैं, लेकिन इसके निचले हिस्से में हजारों सालों तक अंटार्कटिका की चट्टानों से घर्षण की वजह से कई तरह के खनिज तत्व होते हैं, जिसकी वजह से उनका रंग नीला
या हरा भी हो सकता है। आप देखते हैं ना कि नीचे नीले और हरे दिखाई देते हैं बर्फ, तो वो इसी वजह से हो। लेकिन A23A हिमखंड फिर से गतिमान क्यों हो गया है और ये टूटा क्यों, इसे भी देखते हैं। A2A हिमखंड का क्षेत्रफल लगभग 3800 वर्ग किलोमीटर है, जो न्यूयॉर्क राज्य के लॉन्ग आइलैंड इलाके जितना बड़ा है। A23 हिमखंड का आकार बहुत अलग है, यह चौकोर है और दोनों दिशाओं में 60 किलोमीटर तक फैला है। यह लगभग 300 मीटर मोटा है, जिसका 10% हिस्सा पानी की सतह के ऊपर है। हिमखंडों का लगभग 90% हिस्सा पानी की सतह के नीचे तैरता है। A23A उस हिमखंड से हजारों गुना बड़ा है जिससे टकराकर टाइटैनिक जहाज डूबा। फिलहाल A23A दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड इसलिए है क्योंकि उसका आकार अभी तक बरकरार रहा है, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड B15 था, जिसकी जानकारी 2000 में सैटेलाइट के जरिए मिली थी। वह रॉस आइस शेल्फ से टूट गया था और A23 से 3 गुना बड़ा था। अनुमान है कि जुलाई 1986 में यह हिमखंड आइस शेल्फ से टूटकर अलग हुआ था और बहते हुए कुछ दूर तक चला गया था। टूटने के बाद बहते हुए फिल्चनर आइस शेल्फ के उथले हिस्से में जाकर अटक गया था, मगर वहां भी इस पर बर्फ गिरती रही। हालांकि वह इलाका काफी ठंडा है, मगर बीते समय के साथ उसके किनारे पिघल गए होंगे और यह दोबारा आगे बहने लगा है। A23A के आगे के सफर को हवा और दक्षिणी समुद्री करंट या धारा दिशा तय करेगी। अंटार्कटिका से हिमखंड समुद्री धाराओं के साथ बहते हुए वेडल सागर तक पहुंच जाते हैं और वहां से अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पूर्व में एक ऐसे क्षेत्र से गुजरते हैं जिससे हम आइस वर्ग एली यानी हिमखंडों की पगडंडी कहते हैं। A23A फिलहाल 1 से 2 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से सफर कर रहा है। इसकी रफ्तार हवा, समुद्री धारा और मौसम पर डिपेंड करती है। लेकिन अपने इस सफर के दौरान A23A पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों हिमखंडों के खतरे और फायदे के बारे में बात करें। हिमखंड समुद्री जीवों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे हिमखंड पिघलते हैं, उनके भीतर से कई पोषक तत्व और खनिज समुद्र के पानी में घुलते हैं, जो समुद्री पौधों के फलने फूलने में खाद का काम करते हैं। इन पौधों पर छोटी मछलियां पलती हैं जो बड़ी मछलियों का आहार बनती हैं। इसलिए हिमखंडों के इर्द गिर्द पानी पर तैरने वाले कई पौधे और शैवाल पलते हैं और पक्षियों के लिए भी यह बेहद अनुकूल होता है। यानी समुद्री जीवन के तेजी से फलने फूलने में हिमखंड काफी मददगार साबित होते हैं। दक्षिणी सागर में धूल से मिलने वाले आयरन की काफी कमी होती है। हवाओं के जरिए धूल भरे वायुमंडल में आयरन बिखेरती है, लेकिन दक्षिणी सागर आयरन के स्रोतों से बहुत दूर है। फाइटोप्लैंक्टन और कई समुद्री पौधों को पलने के लिए आयरन की जरूरत होती है, जो उन्हें हिमखंडों से मिलता है। मगर हिमखंडों में यह आयरन आता कहां से है? मूल रूप से आइस शीट यानी बर्फ की चादर में आयरन होता है, क्योंकि सदियों से वायुमंडल से धूल आइस शीट की बर्फ पर बिखरकर जमी होती रहती है और इस प्रकार वो हिमखंडों में भी जम जाती है। हिमखंडों से मिलने वाले आयरन से उसके इर्द गिर्द पलने वाले फाइटोप्लैंक्टन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। जब ये मर जाते हैं तो कार्बन समुद्र तल में जमा हो जाता है। यानी पर्यावरण में कार्बन को कम करने में भी हिमखंडों की भूमिका है। वो कितना कार्बन सोखते हैं यह जानने के लिए वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं अभी। और कुछ का अनुमान है कि दक्षिणी समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन चंद प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जबकि कुछ अनुमानों के अनुसार वो लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। अब देखते हैं हिमखंडों के नुकसान क्या हो सकते हैं हमारे लिए इस समुद्र में। हम यह भी सुनते हैं कि हिमखंडों के कारण व्हेल मारी जाती है। इसमें जमा कार्बन की वजह से दूसरे पौधों और जीवों को काफी नुकसान पहुंचता है। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि इससे कोई एक प्रजाति अत्यधिक प्रबल नहीं होती और जैव विविधता बरकरार रहती है। यानी प्रकृति एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से छीन लेती है। लेकिन हिमखंडों की यह भूमिका जारी रहे, इसलिए आवश्यक है कि धरती पर आइस शीट यानी बर्फ की चादर भविष्य में भी बरकरार रहे। आखिर इन हिमखंडों का आखिरी सफर क्या होता है? हिमखंड आइस शीट के जीवन चक्र का हिस्सा है। छोटे और बड़े हिमखंडों का टूटकर अलग होना जलवायु परिवर्तन के संकेत देता है, मगर हिमखंडों के समुद्र के गर्म पानी में पहुंचकर पिघलने से
विश्व में समुद्र का जल स्तर नहीं बढ़ता, क्योंकि हिमखंड में उतना ही ताजा पानी जमा रहता है जितना उसके समुद्र में पहुंचने के सफर के दौरान समुद्र से खारा पानी विस्थापित होता है। यानी एक हाथ लेना एक हाथ देना। पृथ्वी पर गर्मी बढ़ने से अलास्का, हिमालय और एंडीज के छोटे बड़े कई ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगते हैं और दोनों ध्रुवीय आइस शीट पर भी गर्मी का यही असर दिखाई देता है। वहीं ग्रीनलैंड के इर्द गिर्द के ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। आसपास की भूमि पर बढ़ती गर्मी के कारण बर्फ तेजी से पिघलने लग सकती है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी यह देखा गया है कि ग्लेशियर के नजदीक भूमि पर गर्मी के मौसम में तापमान बहुत बढ़ जाता है। कई जगह जंगलों में आग लग जाती है, जिसके धुएं के कण ग्लेशियर तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रंग काला पड़ने लगता है और इन धुएं के कणों की वजह से गर्मी के दौरान बर्फ तेजी से पिघलने लगती। पिछले कुछ सालों से उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड में गर्मियों के दौरान काफी मात्रा में पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के नजदीक की समुद्री बर्फ तक पहुंच गया। समुद्र पर तैरती यह बर्फ एक तरह से ग्लेशियर को गर्म पानी से बचाने का काम करती है। जब समुद्री बर्फ पिघल जाती है तो आसपास के हिमखंड आइस शेल्फ से अलग होकर तैरने लगते हैं। जब समुद्री गर्म पानी की धार समुद्री बर्फ को पिघला देती है तो पानी समुद्र में मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समुद्री बर्फ के घटते स्तर से जलवायु परिवर्तन के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन समुद्री बर्फ पिघलने की यह प्रक्रिया ग्रीनलैंड के मुकाबले अंटार्कटिका में कम देखी जा रही है। आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र की स्थिति कई दशकों से बिगड़ती जा रही है और सैटेलाइट डाटा के जरिए उसका अध्ययन भी किया गया है, मगर अंटार्कटिका की स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अब उस दिशा में शोध कार्य चल रहा है, लेकिन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री बर्फ का घटता स्तर बड़ी चिंता का विषय है। जब ऊपरी सतह पर बर्फ पिघलती है तो निचली पुरानी बर्फ सूर्य की रोशनी के संपर्क में आती है और पिघलने लगती है। इसलिए ग्लेशियर और ध्रुवीय आइस शेल्फ को हिमवृष्टि के जरिए नई बर्फ की चादर की जरूरत रहती है, तभी आइस शेल्फ का संतुलन बना रह पाएगा और वो बरकरार रहे। पिछले कई सालों से हर जगह बर्फ कम होती जा रही है। इसका बहुत बुरा असर तटीय समुदायों पर पड़ रहा है। साथ ही बर्फ के घटते स्तर से ग्लेशियरों, आइस शेल्फ और हिमखंडों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है। क्या ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां ग्लेशियर और हिमखंड नहीं होंगे? भविष्य में ऐसा हो सकता है, कई सालों बाद हो सकता है कि ग्लेशियर पिघलकर पीछे हट जाए और उनका पानी समुद्र में आना बंद हो जाए। यह भी हो सकता है कि कुछ सदियों बाद हिमखंड धरती की खूबसूरती का हिस्सा न रहे। तो अब लौटते हैं अपने पुराने प्रश्न की ओर। दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड से हम क्या जानते हैं? हिमखंड केवल समुद्री पौधों और जीवों के लिए तैरता हुआ एक खूबसूरत खाने का डिब्बा नहीं है जिस पर वह फल फूल सके, बल्कि यह हिमखंड एक मोबाइल वार्निंग सिस्टम है जो हमें भविष्य के खतरों के बारे में भी चेतावनी दे रहा है।